हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री चल रही है हमारे हिस्ट्री में टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, पहले तो प्रांत और उसकी राजधानियाँ देख लीजिए। तो उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंतीरट, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापद, सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, पाटली। अब देखिए, पूर्वी प्रदेश या प्राच्य, पाटली, ठीक है, सब प से स्टार्ट है। प्राच्य, पूर्वी, पाटली, ठीक है, ये हो गया। उत्तर में जाएंगे तो तक्षशिला मिलेगा, और दक्षिण में जाएंगे तो सुवर्ण, यानी कि उत्तर में गए तो शिला, शिला यानी पत्थर, और दक्षिण में गए तो सोना, सुवर्ण, ठीक है, ये दो हो गए। और अवंती रठ, उज्जैनी, और फिर कलिंग, तोसली, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। हो गया, ये कुछ कुछ याद हुआ और कुछ उस समय याद आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन आया तो। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछा है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। एक सेकेंड। तो पहला है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और इसमें कुछ खैर बहुत बड़ा लिखा नहीं हुआ है। उसकी साम्राज्य की सीमा जो कहाँ से मिलती है? ईरान से मिलती है, और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? हमने देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य। इनमें से मतलब इन चारों में से, ठीक है। तो गुप्त बाद का है वर्धन, कुषाण भी बाद में आए थे, ठीक है। आ जाइए, टाइमलाइन देखिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। मौर्य वंश सबसे प्राचीन है, इनका टाइमलाइन 321 से 184 तक है, 321 से 184 ईसा पूर्व तक है। और इसके बाद कुषाण आता है, फिर गुप्त आता है, और फिर वर्धन आता है, ठीक। मौर्य, फिर कुषाण आया, फिर इसमें इन चारों में कुषाण आया, फिर गुप्ता आया, और एंड देन वर्धन राजवंश आया। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाख दत्त, इनकी मुद्रा राक्षस में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? वृषल या कुलहीन। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। अब देखिए, इसमें चंद्रगुप्त सभी में लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं हम लोग। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान, नाम याद है ना, विलियम जोन्स, इन्होंने सैंड्रोकोटस को मतलब बोला कि हाँ यही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को, अब एरियन और प्लूटार्क ने भी कुछ कुछ कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है। इन्होंने जो विलियम जोन्स थे ने सैंड्रोकोटस बोल दिया, और इन दोनों ने एंड्रोकोटस बोल दिया। और जस्टिन ने क्या बोला है? सैंड्रोकोटस। जस्टिन ने क्या बोला है? सैंड्रोकोटस। और सिकंदर महान की जो जस्टिन थे उन्होंने बोला कि सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट हुई थी, ठीक है। इन दोनों की भेंट के बारे में बताया है। आ जाइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो अभी हमने देखा विलियम जोन्स थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त की भेंट के बारे में जस्टिन ने बात की है? क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य को और क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है, इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, और इन्हीं की हेल्प से ये सम्राट बने थे। और कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र पैसे से रिलेटेड नहीं है, राजनीति से रिलेटेड है, उसकी रचना की थी। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध सबसे प्राचीनतम रचना है। अभी एक सरकार ने एक योजना बनाई है, और शायद प्र से या कुछ ऐसे ही कुछ नाम है उसका,
तो उसमें जो है यही जितने भी हमारे पुराने जो इम्पोर्टेंट लोग हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त हो गए, सॉरी चंद्रगुप्त कह रहे हैं, कौटिल्य हो गए, इन लोग के अर्थशास्त्र वगैरह, ऐसी बुकों को पढ़ाया जाएगा। और बहुत अच्छी से कुछ नाम है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आपने ज़रूर पढ़ा होगा करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर 9, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो वो विष्णुगुप्त। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। बचपन में प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान कौन कौन है? तो ये हैं ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य का नाम चाणक्य के गोत्र नाम से हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक ही है और कुछ लोगों का कहना है ये अलग अलग हैं। ठीक है, मोस्टली जगह विष्णुगुप्त ही माना गया है। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। 2 बार तो यही पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 11, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर आधारित है? अभी हमने देखा था। आर्थिक नहीं है, विदेश नीति नहीं है, धन संचय नहीं है, कला शासन के सिद्धांत और अभ्यास नहीं है। शासन की बात कर रहा है वो, सिद्धांत की बात कर रहा है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत के बारे में शायद आपको पता हो। मंडल सिद्धांत कहता है कि दोस्त, वो जो एक बहुत फेमस कहावत नहीं है, दोस्त का दोस्त नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वही सिद्धांत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यही मंडल सिद्धांत है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत की बात कही गई है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। राजा, इसको सीक्वेंस में कई बार पूछा है, इसके बारे में पूछा हुआ आया हुआ है क्वेश्चन। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, इसको ऐसे ही याद करना है। पहले राजा, ठीक है, एक सेकेंड, पहले राजा, फिर अमात्य, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, ठीक है, और फिर मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और ये दंड और ये मित्र। राजा, अमात्य, राजा अमात्य को एक साथ याद कर लीजिए, जनपद और दुर्ग को एक साथ याद कर लीजिए, कोष और दंड को एक साथ याद कर लीजिए और मित्र आखिरी वाला। ठीक है, अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि और क्या क्या इसमें है, उस समय के प्रशासन, कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? सिद्धांतों की, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का 7वां अंग, ये देखिए डायरेक्ट पूछा है 7वां अंग कौन सा है, तो ये मित्र है। सुहृद मित्र, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद मित्र राज्य के कान है, ठीक है, यानी मित्र क्या है? राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसके सहायता करते हैं, यानी कान जो है दोनों में सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उनका विनाश अवश्यंभावी है। क्वेश्चन 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीति। क्वेश्चन 15, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली कौन थे? अर्थशास्त्री थे, ठीक है, और विद्वान थे, मेनली विद्वान समझ लीजिए। और इनके प्रिंस से किसकी मतलब तुलना की गई है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। क्वेश्चन 16, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के, ये बिंदु हो गया, मौर्य काल वाला बिंदु। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के
राजा एंटियोकस ने डिमेकस यानी डायमेकस नामक अपने राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था और यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था, मेगास्थनीज के स्थान पर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बारे में कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो बुद्ध घोष की समंत पासादिका। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराजा यानी वायसराय था। जब पापा बिंदुसार जो थे, जब वो राजा थे, तो बेटा अशोक जो था वो उपराजा था, वायसराय था। कहाँ का? उज्जैनी का। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। अवंती कहाँ था? मालवा में। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मती। क्वेश्चन 18, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन मुझे समझ में आ जाते हैं, कौन पूछे। पटना में, बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में खुदाई की गई और वहां से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष, कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 19, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। पूछा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। क्वेश्चन 20, बुलंदी बाग। ठीक है वही, देखिए ये है तो बिहार का क्वेश्चन, मतलब होना चाहिए था बिहार स्पेशल वाले में, लेकिन फिर भी मतलब यूपी पीसीएस भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुम्हरार पाटलिपुत्र, बुलंदी बाग पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के। दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की और अशोक के अभिलेखों, जैन तमिल साक्ष्यों से जानकारी हमें मिलती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक का एकमात्र कलिंग विजय की, मतलब उन्होंने विजय जो की थी कलिंग की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्षिण की विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। और रुद्रदामन के अभिलेख, अब रुद्रदामन का भी एक अभिलेख है, तो पश्चिमी भारत पे अधिकार का उन्होंने प्रमाण दिया कि हाँ वहाँ पे भी था। जैन ग्रंथ भी थे, उन्होंने क्या कहा कि सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी इनका अधिकार था। उनकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था, कर्नाटक वाले क्षेत्र तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, तो हमने देखा रुद्रगढ़ वाला जो था, रुद्रदामन वाला जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल, उनके राज्यपाल जो थे पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि वहाँ पे उनका शासन था। तो उनके राज्यपाल जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके राज्यपाल का क्या नाम था?
पुष्यगुप्त। कहाँ सिंचाई के उल्लेख मिले हैं? सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और ये भी कहाँ पता चला है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन 24, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, किससे प्रमाणित होता है? तो अभी हमने देखा रुद्रदामन वाले से। क्वेश्चन 25, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग से के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया था। क्वेश्चन 26, किस वर्ष पराजित किया था पूछा है सेल्यूकस को? तो 305 ईसा पूर्व में। पूछा है कि ये मानचित्र जो दिया गया है ये किससे संबंधित है? तो ये अशोक के उसके शासनकाल के अंतिम समय से है। ये पूरा क्षेत्र है। कैन यू बिलीव दैट? ओके, अब आ जाइए 28, जिसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा और त्रिविध आयाम, करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? सभी जानते हैं अशोक ने की थी कलिंग युद्ध के पश्चात। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया। सेना, ठीक है, प्रजा के विशाल समूह को देखकर धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। कल्याण की बात करता है। सहिष्णुता, उदारता, करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। क्वेश्चन 29, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका नहीं था, ठीक है, बिहार था, कलिंग था और अफगानिस्तान तो खैर था, ये अभी हमने पढ़ा। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार अभी जस्ट इसको 3, 4, 5 स्टार दे दीजिए, क्योंकि ये शिलालेख के बारे में पूछ रहा है। और दूसरा शिलालेख में क्या है अभी याद हो जाएगा। क्या है? इसने बताया कि अशोक के अधिकार चेल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। यानी कि ये अपने जो सीमांत राज्य थे उनके बारे में बता रहा है कि यहाँ नहीं था, उसके अलावा सब जगह था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो द्वितीय शिलालेख में अशोक के क्या है? जो उसके सीमावर्ती राज्य हैं उनके साथ जो भी संबंध था, या फिर ये कह लीजिए कि बताया गया है कि उन पर अधिकार नहीं था और बाकी सब पर जगह था। क्वेश्चन 30, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दूसरे, ठीक है, 2016 यूपी PCS मेंस में पूछा गया है। ओके, तो अशोक के अभिलेख 3 भागों में है। शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है। शिलालेख मतलब शिला पे लिखा हुआ है। स्तंभ मतलब कि एक खंबा जैसी कोई लंबा सा ले लीजिए, लंबा सा खंबा, उस पर लिखा हुआ है। गुहा यानी गुफा पे लिखा हुआ है। वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। गुहा मतलब गुफा में लिखा हुआ, स्तंभ यानी स्तंभ पे लिखा हुआ। दिल्ली का जो स्तंभ है, ठीक है, वैसा ही एक स्तंभ, ठीक है, एक वो वाला जो स्तंभ नहीं है जो क्या बोलते हैं जिसमें सिंह बना हुआ है सबसे ऊपर, और फिर एक सारनाथ वाला जो है, और एक शिलालेख, ठीक। तो अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में फिर से देख लीजिए, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 31, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने कराया था? प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण तो किसने कराया था? अशोक ने कराया था। अशोक सम्राट युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता या लोकोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण जाति, आई थिंक इसका पहले शिलालेख में तो पशु वध को मतलब वर्जित किया गया है, दूसरे वाले में हमने देख ही लिया, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे आएगा ज़रूर किसी ना किसी में, क्योंकि जो इसने
क्या बोलते हैं अस्पताल वगैरह बनवाए हैं, इसके बारे में भी इसने किसी शिलालेख में उल्लेख किया है। और इसी कारण उसे पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये पहला उसका शिलालेख में था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों होती प्रथम औषधालय एवं बाग और औषधि बागों का निर्माण कराया। और आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण था? तो देवनाम प्रियदर्शी। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 में उसका राज्य अभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम पिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। और इसकी मतलब इस वजह से ही पता चलता है कि उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। तो अशोक मेनली क्या था? बौद्ध, और हिंदू धर्म में आस्था भी थी उसकी। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये दीपवंश, ठीक है, और महावंश, दीपवंश और महावंश की वजह से पता चलता है। सिंगली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस ने की थी, और ये एक बौद्ध भिक्षु थे। क्वेश्चन 34, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। क्वेश्चन 35, मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो हमें पता है कि बिंदु कह रहे हैं, चंद्रगुप्त थे ही, और उसके अलावा 2 और 4 चंद्रगुप्त नहीं थे, अभी तो हमने देखा। सॉरी, अशोक थे, आई एम सॉरी, अशोक और दशरथ, ठीक है, ये दोनों थे, चंद्रगुप्त नहीं थे। क्वेश्चन नंबर, और जो दशरथ था वो उनका पौत्र था अशोक का, ठीक है। दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। ये अच्छा है, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछे जिसमें अशोक की जगह पे दशरथ दे दिया जाए और फिर पूछे कि देवनाम प्रिय किसके कहा जाता है, तो सब फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये उनके पौत्र तो जो थे दशरथ, अशोक के पौत्र दशरथ, उनको देवानाम प्रिय कहा जाता है। रज्जुक कौन थे? तो ये मौर्य प्रशासन में अधिकारी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभलेख में अशोक, चौथा स्तंभलेख, स्टार 3 स्टार, ठीक है, 3 स्टार। अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है रज्जुकों के बारे में? चौथे स्तंभ में, स्तंभ लेख में। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे है, जिसे राजस्व न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे, राजस्व और न्याय दोनों में। सार्थवाहक किसे कहते थे? तो ये थे व्यापारियों के काफिले, व्यापारियों के काफिले, इनको क्या कहते थे? सार्थवाहक की संज्ञा दी जाती है। और इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन 38, कौन से अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिका नहीं था। अभी हमने रज्जुक को देख लिया, प्रादेशिक और युक्त। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय अभिलेख में 3 पदाधिकारी, तीसरे में 3 पदाधिकारी शिलालेख में। और कौन कौन है ये? युक्त हैं। युक्त क्या है? जिले के अधिकारी हो गए, जो क्या करते हैं? राजस्व वसूल करते थे। रज्जुक हो गए, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्याय अधिकार भी दे दिए गए। प्रादेशिक वाला जो है, ये मंडल का प्रधान अधिकारी होता है, मंडल का।
वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ किसने किया? अशोक ने किया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। इस स्तंभ के शीर्ष पे सिंह की आकृति बनी हुई है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया हुआ है। ये स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची वाला है। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का जो भरहुत वाला एमपी वाला है वो सतना जिले में है। सांची तथा भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी? दोनों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और अमरावती का भी जो है वो अमरावती में भी एक स्तूप है। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। तो सांची और भरहुत का पता अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया और अमरावती वाले का कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। सारनाथ का धमेक स्तूप कब का है? गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। 41, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक ने। 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। ठीक, 42 तक हो गए। ओके। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है काकड़ाम। ये अच्छा क्वेश्चन है। सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकड़ाम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय स्तूपों का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम क्या है? गुप्त लेख जो हुए थे उसका नाम काकड़ाम या काकनाड महाविहार मिलता है। यहाँ पर 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष और 3 में सारीपुत्र और मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंगकाल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, आई थिंक ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक सेकंड देख लेते हैं। वन 26 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी जितने होते हैं नेक्स्ट वाला आगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिलान करना है। तो सहेत महत सबको पता है, श्रावस्ती में है। ठीक है, अभी हमने धमेक देख लिया। धमेक कहाँ है? सारनाथ में है। और घोषिताराम कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। और कुशीनगर में रानाभर। कौशाम्बी, घोषिताराम, कुशीनगर, रानाभर, सारनाथ, धमेक, श्रावस्ती, सहित महत। कौशाम्बी 1-2 याद कर लीजिए, श्रावस्ती याद कर लीजिए, सहित महत। ठीक है, और कुशीनगर याद कर लीजिए, रानाभर। फिर थोड़ा बहुत याद आ ही जाएगा कि कौशाम्बी में घोषिताराम और सारनाथ में धमेक है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। मार्ग पूछा है, किसमें किसमें गए थे। ठीक है, आ जाइए डायरेक्ट इसमें। तो देखिए इनकी यात्राओं का क्रम क्या क्या है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पहले गए लुम्बिनी, फिर गए कपिलवस्तु, फिर गए बोधगया, फिर गए सारनाथ, फिर गए कुशीनगर, फिर गए श्रावस्ती। ठीक है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सबसे आखिरी में श्रावस्ती गए थे। ठीक है, और उसके जस्ट पहले
कुशीनगर गए थे। ठीक है, बीच में बोध गया फिर गए और फिर सारनाथ। एक बार फिर से देख लीजिए, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ठीक, अब आ जाइए क्या कह रहा है ये। अभिलेखित साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं रोक दी। जब ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए तो उन्होंने आखेट करना और विहार करना रोक दिया। उसके स्थान पर धर्म की यात्राएं की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, जो इसमें ये लिखा हुआ है 8वें शिलालेख में, संबोधियानी बोध गया, तथा 20 वर्ष बाद जो रुमनदेई में लिखा हुआ है कि रुमनदेई गए और उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक के धर्म यात्राओं का क्रम वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरा गला थोड़ा सा चोक हो रहा है। थैंक यू।